पुराने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करते हुए ये न्यूमेरिकल्स है। बहुत हद तक आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। तो इन द सिचुएशन शोन, पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स आर प्लेस्ड, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ईच फेस ऑफ द प्लेट। तो मान लीजिए कि ऐसे मैंने आपको 3 प्लेट्स बना के दे दी, 1, 2 और 3। अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। फिगर शोज 2 concentric conducting shells A and B provided with the charges QA and QB. Then write the potentials of shell A and B. Hello students, welcome back in your physics class. Students, today we are going to do some more miscellaneous problems of electrostatics. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होंगे। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपका एक विजन बनेगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स को हम इंटरमिक्स करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फिर से याद दिला दूं कि आपने अगर थ्योरी पूरी अच्छे से पक्की कर ली है तभी आज की क्लास में आपको मजा आने वाला है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इन अ स्फेरिकल रीजन चार्ज डेंसिटी वेरीज एज rho is equals to rho naught 1 minus small r by 2r for r less than r and rho is equals to 0 for r greater than r. Find the electric field intensity and potential due to this charged configuration. एक बार सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ट्रांसलेट करिए अपने हिसाब से और फिर मैं शुरू करूंगा। आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और तब वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर आपने इसको थॉट दे दिया है तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक सॉलिड स्फीयर टाइप कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें r ग्रेटर देन 0 के लिए कोई चार्ज नहीं है, यानी बाहर की तरफ चार्ज डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? 0 है। और अंदर चार्ज डेंसिटी अगर है भी तो भी वो यूनिफॉर्म नहीं है। हम अक्सर जो क्वेश्चन करते थे वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के करते थे, पर यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है जैसा आप देख पा रहे हैं वेरी कर रही है। तो देखिए ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। आप अर्थ को ही एग्जाम्पल ले लो, तो अर्थ की जो कंसिस्टेंसी है वो सेम नहीं है, मतलब उसकी कोई डेंसिटी सेम नहीं है। अर्थ के कोर पे हम ये मान सकते हैं कि हेवियर एलिमेंट्स है, अर्थ की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में मैटर है, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आ रहे हैं अर्थ की डेंसिटी कम हो रही है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट मान लीजिए, ऐसी कोई हाइपोथेसिस मान लीजिए। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कैसे ये पता चला आपको, चलो देखते हैं। तो आप है ना चेक पॉइंट्स रख लो। क्या चेक पॉइंट्स रख सकते हो कि अगर r0 डालते हो, r0 डालते हो तो आप कहां पे आ गए? आप सेंटर पे आ गए। तो सेंटर पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है? देखो रो नॉट हो जाती है जब आप r को 0 डाल देते हो। समझ रहे हो? r एक जनरल रेडियस है और जब आप r को कैपिटल R के बराबर डालते हो तो आप कहां पे आ गए स्टूडेंट्स? तो आप सरफेस पे आ गए, और सरफेस पे जो डेंसिटी आ जाएगी इस तरीके से वो आ जाएगी रो नॉट बाय 2। क्यों आ जाएगी? जब आप स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर डाल दोगे तो ये रो नॉट बाय 2 आ जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे चार्ज ज्यादा डेंसिटी से रखा हुआ है और सरफेस तक आते आते उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, इनफैक्ट हाफ हो गई। वैसे तो ये लीनियर वेरिएशन है, पर अब हमें क्या बताना है? हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, जैसे हम गॉस थ्योरम को यूज करके पहले भी बताते थे। चलो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे? लेट्स से आप सबसे पहला स्टेप लिखोगे E एट एन इनसाइड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां पे E निकालने वाले हैं हम लोग? इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे r लेस देन कैपिटल R। तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। कहीं ना कहीं ये गॉस थ्योरम हमने लिख दिया। आपको पता ही है हम गॉस थ्योरम को कैसे यूज करते थे, राइट साइड लिख के इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से पता कर लेते थे। उसे ही हम लोग कहते थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए, तो E dA का इंटीग्रेशन, राइट। तो हमने एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया, लेट्स से रेडियस r का एक स्फीयर इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो dA का इंटीग्रेशन सीधे मैं लिख देता हूं 4 पाई r²। यहां तक तो कहानी वैसी है जैसी पहले भी हुआ करती थी। अब जो नया ट्विस्ट आएगा वो ये आएगा कि आप पहले तक
स्टूडेंट सुनना ध्यान से, चार्ज को सीधे सीधे चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देते थे। क्या लिख देते थे? चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि चार्ज डेंसिटी लगातार वेरी हो रही है। तो आपको क्यू एनक्लोज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी लिखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपको वही एक स्मॉल पार्ट लेना पड़ेगा, उस स्मॉल पार्ट की वॉल्यूम को आप लोग क्या कहोगे? आप उसको डीवी कहोगे, और उस डीवी के लिए आप चार्ज लिख पाओगे रो इनटू डीवी, और पूरे के लिए आप उसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, जब आप ऐसा करते हो स्टूडेंट्स, तो फिर एक और प्रॉब्लम सामने आ जाएगी आपके। वो प्रॉब्लम क्या है समझिएगा। जब आप ये लिखते हैं 1/ε0, आप रो का फंक्शन लिखेंगे जो कि है रो नॉट 1 माइनस आर बाय 2r इंटू डीवी, लेट्स से इंटू डीवी, है ना, r माइनस 2r इंटू डीवी। तो अब अगर आप ये करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों प्रॉब्लम में आ जाएंगे? क्योंकि इंटीग्रेशन होना है r के फंक्शन का, पर वो होना है dv के रिस्पेक्ट में। आप ये बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है r के फंक्शन का जब यहां पे क्या लिखा हो? dr लिखा हो। तो अब आपके हाथ में एक नया स्टेप ये आ गया कि कैसे आप dv को ट्रांसलेट करेंगे dr के टर्म्स में। तो आप कहेंगे कि भाई वॉल्यूम, चलो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं कि वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? वैसे तो आप समझ सकते हो, अगर एक स्मॉल पार्ट लेते हैं यहां पे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा। 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर है ना स्टूडेंट्स, तो इतना आप समझते हो उसका एरिया होगा, इनटू उसकी थिकनेस क्या होगी? dr। उसकी थिकनेस क्या होगी? dr। तो ये जो स्मॉल पार्ट है जिसके लिए आप डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हो, यूनिफॉर्म मान सकते हो, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। अगर आप इमेजिन कर पाओ, एक थिन शेल सा मान लो शेल, तो वो शेल की थिकनेस में जो वॉल्यूम है dv, वो मैंने लिखी है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया r के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4/3 पाई, और r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर। तो आप ऐसे समझ लो, अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि dv को आप क्या लिख सकते हो? 4 पाई आर स्क्वायर dr। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने सारी तैयारी कर ली है। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर गॉस थ्योरम के हिसाब से मैंने लिखा, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज लिखते समय मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन का यूज किया। चलिए ये सारी वैल्यूज अब मैं पुट कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 रो नॉट 1 माइनस आर ओवर 2r, और dv की जगह क्या लिख दूं अब मैं? 4 पाई आर स्क्वायर dr। यहां तक की कहानी सबको क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे निकालने जा रहा हूं, तो जो लिमिट्स है मैं डालूंगा 0 से लेके स्मॉल r तक। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ कहां तक के चार्ज से मतलब है? जो मेरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो मैं जो इंटीग्रेशन करूंगा वो कहां तक का करूंगा? 0 से लेके स्मॉल r तक का। अच्छा, अब ये क्या आ गया? रो नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो बाहर आ जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन बचेगा? 1 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का, जो कि क्या होगा स्टूडेंट्स? आर क्यूब ओवर 3 माइनस आर क्यूब ओवर 2r का, जो कि होगा r4/4, पर क्योंकि एक 2 पहले से ही है तो r4/8r। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके स्मॉल r तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाता है। क्या आ गया स्टूडेंट्स? रो नॉट ओवर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसमें मतलब मैथ ज्यादा है, पर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, खासकर मैच द फॉलोइंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि वेरिएबल चार्ज डेंसिटी आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। जो हम आज तक करते आए हैं, कोई चीज अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको स्मॉल पार्ट के लिए लिखो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या आ गया? यहां आ गया r³ माइनस r4/8r। ठीक है, तो अब आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये 8r है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा r/3 माइनस r² बाय
8R। ये क्या आ गई स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट। अब चलिए पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट। बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा इजीली ये भी आप टैकल कर पाएंगे। कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट क्या बदल जाएगा, यानी R जो है वो ग्रेटर देन R है, यानी हमें जो इंटीग्रेशन करना होगा वो पूरा सरफेस तक का चार्ज चला जाएगा, क्योंकि इस बार जो अपन गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो स्फेयर के बाहर होगा, तो चार्ज एनक्लोज के नाम पे पूरे स्फेयर का चार्ज आ जाएगा, उसके बाद चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि आप समझते हैं बाहर चार्ज डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? 0 है। आराम से सोच लो, खुद सोच लो, इनफैक्ट वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलिए, तो वही फिर से अब मैं एक दो स्टेप स्किप कर सकता हूं, आई होप। E इंटू 4πr², गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहां किसका इंटीग्रेशन बन रहा था स्टूडेंट्स? रो नॉट 1 माइनस r ओवर 2r इंटू 4πr² dr। यहां तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तो क्या बदलने वाला है? फिर बदलने वाली है लिमिट्स इस बार। क्यों बदलने वाली है? क्योंकि हम चार्ज सिर्फ कहां तक देख पा रहे हैं? स्फेयर के अंदर तक, उसके बाद चार्ज नहीं है, यानी जो लिमिट्स जाएगी वो 0 से लेके कहां तक जाएगी स्टूडेंट्स? कैपिटल R तक जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 4π से 4π कैंसिल, E इंटू R² इज इक्वल्स टू रो नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट वन मोर टाइम, और लिमिट्स जो जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? R² का इंटीग्रेशन होगा R³/3, और इसका इंटीग्रेशन होगा R4/4, पर वो क्योंकि एक 2R ऑलरेडी मौजूद है तो 8R। तो लिमिट्स जाएगी 0 से लेके कैपिटल R तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट R², या ठीक है R², और लिमिट्स डालते ये क्या आ जाएगा? R³/3 माइनस R4/8R, यानी मैं उसको लिख देता हूं R³/8। इस बार लिमिट कैपिटल R तक है, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट इक्वल्स टू, अगर ये R² को मैं ऐसे ही रहने देता हूं और इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ये रो नॉट एप्सिलॉन नॉट R² इंटू 5R³/24। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आया। तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? फिर रो नॉट भी लिख सकते हैं इसको, 5 रो नॉट R³ ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट R²। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, और ये क्या था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, तो आप चाहो तो बात को कंक्लूड कर सकते हो एक ग्राफ बना के, तो ग्राफ भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, उससे आपको फील आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसा होगा? सबसे पहली बात तो ग्राफ दो हिस्सों में बट जाएगा, 0 से लेके कैपिटल R यानी इनसाइड पॉइंट, और R के बाद यानी आउटसाइड पॉइंट। यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, और यहां पे प्रोपोर्शनल टू R² है, यानी पैराबोलिक ग्राफ आएगा। R को आप 0 डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, यानी ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, आराम से समझ लो। ठीक है, फिर आप अगर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R डाल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R डाल देते हैं, चाहे यहां डाल दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 5/24 रो नॉट R/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ कैसा होगा? पहले ऐसे कुछ होगा, और फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा मेरे हिसाब से। तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, पर ये वैरायटी तो आपको पता होनी पड़ेगी ना, कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है तो आपको जो गॉस थ्योरम लगाना है उसमें आपको क्यू एनक्लोज लिखते समय सीधे सीधे रो इंटू वी करने की बजाय इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी करना होगा, और चार्ज डेंसिटी जो है वो हमेशा आर का फंक्शन गिवन होगी, तो आपको डीवी को फाइनली डीआर के टर्म्स में लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहां तक बात को एक बार पहले आप प्रोसेस करिए, और फिर अब हम v भी लिख सकते हैं। v लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमने e लिख दिया है तो v लिखना इज नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि हमें पता है
रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये ई का फंक्शन दिमाग में रखिएगा क्या है, और वी लिखना शुरू करते हैं। तो ई का फंक्शन आउटसाइड पॉइंट पे क्या है, 5/24 रो नॉट आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले v कहां पता करेंगे, ऑफ कोर्स v पहले पता करेंगे एट एन आउटसाइड पॉइंट, v एट एन आउटसाइड पॉइंट, यानी कि r ग्रेटर देन r। तो v कैसे निकालेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर इंफिनिटी से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, ऐसा ही आप लोग करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फिर से याद करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5/24 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, 5/24 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने ई का एक्सप्रेशन लिख लिया, सारे कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, यानी 5 रो नॉट ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट इंफिनिटी से लेके r तक। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 5 रो नॉट आर क्यूब ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये v आ गया। अब v कहां पता करेंगे स्टूडेंट्स, एज ऑलवेज अब v पता करेंगे लेट्स से इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, चलो v एट एन इनसाइड पॉइंट। तो आई होप आपने पहले ये सारी वर्किंग देखी हुई है कहीं ना कहीं, जब हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ई और वी पता किए थे। एट एन इनसाइड पॉइंट यानी कि r लेस देन r। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये दो पार्ट्स में होगा, अगर आपको याद हो, पहले इंफिनिटी से लेके सरफेस तक, तब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे, आउटसाइड वाली, और फिर सरफेस से लेके इनसाइड पॉइंट तक फिर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे, इनसाइड वाली। यानी इस इंटीग्रेशन को आपको टुकड़ों में करना पड़ेगा, पार्ट्स में करना पड़ेगा, इंफिनिटी से लेके सरफेस और सरफेस से लेके इनर पॉइंट। तो इंफिनिटी से लेके सरफेस तो आप समझ ही रहे हो, अभी अभी हमने ये इंटीग्रेशन किया ही है। ई की जगह हम क्या लिख देंगे, 5/24 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर डी आर। और ये क्या आ जाएगा, r से लेके r इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट क्या थी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट r/3 माइनस r स्क्वायर बाय 8r, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r/3 माइनस r स्क्वायर बाय 8r। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट। ठीक है, dr। तो ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इसमें स्मॉल r को कैपिटल R डाल दूं, तो ये वाला तो आ जाएगा 5 रो नॉट r। ठीक है, मैं इसी में क्या कर रहा हूं, स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल कर रहा हूं, तो r स्क्वायर बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये तो पहली टर्म आ गई। अब बची दूसरी टर्म, वो क्या होगी, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस इंटीग्रेशन को आप करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस r क्यूब बाय 3, यानी हो जाएगा 24r। ठीक है, लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे अब, और फाइनली v निकल जाएगा कहां पे, इनसाइड पॉइंट पे, रो नॉट r स्क्वायर ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हम कर चुके, अब लिमिट्स पुट करनी है, r स्क्वायर बाय 2 माइनस r क्यूब बाय 24r, ये तो हो गई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट के लिए हम स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये टर्म उल्टा माइनस हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो r स्क्वायर बाय 24। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। r स्क्वायर बाय 2 था इसका इंटीग्रेशन, और 3 ऑलरेडी था वहां पे, तो याद रहे यहाँ पे क्या बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 6 बनेगा। ये कई बार इतना बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो कई बार एरर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। r/3 था, इंटीग्रेशन किया तो r स्क्वायर बाय 2 आया, तो 3 इंटू 2 मिला के क्या बन गया, 6 बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो v क्या आ जाएगा, आउटसाइड पॉइंट पे। तो क्या हाईलाइट थी इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पर पहली बार आप इसको धीरे धीरे समझिए। मैंने भी एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे से बताया है ताकि आपको फर्स्ट टाइम में ही ज्यादातर चीजों का आइडिया लग जाए। तो क्वेश्चन क्या है, जहां पे चार्ज डेंसिटी क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आज की क्लास में लगना शुरू हो गया होगा। आप एक बार इसको कॉपी करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको खुद कंप्लीट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलोंग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, इस बार सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, कंटेन्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस। ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इंटीग्रल आंसर भरना था। तो एक ऐसे सिलेंड्रिकल रीजन की बात हो रही है, उस सिलेंड्रिकल रीजन में आपको दे रखा है चार्ज डेंसिटी रो है। तो फिलहाल तो ये इजी क्वेश्चन है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की बात नहीं हो रही, पर मैंने क्योंकि आपको जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात की तो हमेशा स्फेयर ही दिखाया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आज की क्लास में लिया कि कल को वेरिएबल चार्ज, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये सिलेंडर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो कोई मान लेते हैं इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल रीजन है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू दिस मच। तो मान लेते हैं ये इसका एक्सिस है और हम एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लें, एक सिलेंडर के ही फॉर्म में, जिसकी लेट्स से हाइट h है और एक्सिस से डिस्टेंस x है। तो हमें अब क्या लिखना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, तो सिर्फ इस वाले सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन पाएगा, फील्ड लाइंस पास हो पाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए क्या होगा स्टूडेंट्स, ई इंटू 2πxh। सही है कि नहीं है, क्योंकि बेस में से तो कोई फ्लक्स बन ही नहीं रहा, तो ये तीन पार्ट्स में टूटेगा, 1 2 और 3, पर 1 और 3 वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि उनमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन नहीं पाएगा, उनके लिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो cos 90 आएगा, तो वो टर्म जीरो हो जाएगी। अब बात आती है क्यू एनक्लोज्ड की, तो क्यू एनक्लोज्ड ऑफ कोर्स क्या होगी, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगी, जो चार्ज अंदर आए उसकी, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है स्टूडेंट्स, पाई एक्स स्क्वायर एच। तो पाई एक्स से पाई एक्स क्या हो गया आपका, कैंसिल, एच से एच भी कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गई, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब आपको कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए कहा गया था इस जेईई मेंस के क्वेश्चन में, एट एक्स इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो। तो अगर वो वैल्यू हम पुट कर देते, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स की जगह क्या पुट कर देते, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, तो सारी टर्म्स इनफैक्ट कैंसिल होके आंसर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर। तो कई बार होता क्या है, अपीयरेंस में ऐसा लग जाता है, खासकर जो बच्चा मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है ज्यादा और एडवांस की नहीं कर रहा, वो ऐसे क्वेश्चंस को देख के एकदम से सोच लेता है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, जबकि अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी नहीं है, सिंपल यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का ये क्वेश्चन था, तो आपको बस सीधे सीधे गॉस थ्योरम लगाना था। और क्यू लिखने के लिए अगर आप क्यू सीधे सीधे नहीं लिख पा रहे तो रो इनटू वी करके ही तो लिख रहे हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो कंडक्टर्स की पढ़ाई कराते हैं आपको, कंडक्टर्स का बिहेवियर समझाते हैं आपको। मैं बस एक ही बात बोलता हूं, कंडक्टर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में अगर आपको समझना है तो आप एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहले तो उनमें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट होने की फैसिलिटी है, आप ऐसे मान सकते हो कन्वीनियंस है। और कब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, जब तक उन पे फोर्स लगना बंद ना हो जाए, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। यानी अल्टीमेटली कंडक्टर्स कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बना दें, जीरो बना दें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो कंडक्टर्स पे, वो उसकी ऑपोजिट फील्ड इंड्यूस करके नेट फील्ड को क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स, जीरो बना देते हैं। तो नेट फील्ड जीरो बन जाती है। तो जीरो कैसे बनती है, तो हम कहेंगे इंड्यूस्ड फील्ड आ जाती है अप्लाइड के ऑपोजिट। कैसे, क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए, फिगर शोज अ कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r, a charge q is placed at
a distance 5r from the center of the conducting shell, then determine the electric field and potential due to the induced charges, students, at the center of the shell and A after steady state. तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना एक्चुअली, तब ये सी पे नहीं पूछेगा, सिर्फ ए पे ही पूछेगा, ओनली ए पे, पर फिर भी उसका रास्ता सी से ही होके जाएगा. अब सी क्या है, ए क्या है, समझने की कोशिश करते हैं. मान लो ये सीन में नहीं था, ऐसे समझना, मान लो ये सीन में नहीं था, तो ये न्यूट्रल स्फीयर है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब यूनिफॉर्मली फैले होंगे, हर जगह आप जीरो देख पा रहे हैं. जैसे ही आप इस क्यू चार्ज को लेके आओगे, इस कंडक्टर में हलचल होने लगेगी और क्यू अपने आप क्या करने लगेगा, धीरे 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 माइनस को अपनी तरफ खींचने लगेगा. अच्छा, माइनस उधर चला गया तो जाहिर सी बात है यहां पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस. अभी भी स्टूडेंट्स ये है तो न्यूट्रली, पर कहीं ना कहीं माइनस और प्लस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, प्लस इधर रह गया. अच्छा ठीक है, तो अब दो बातें हैं. सबसे पहले तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि हर पॉइंट पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है. पर जब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मेरा उससे मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, हर पॉइंट पे V कैसा है, सेम है. आप ये समझते हो अगर E जीरो है. तो हमें क्या पूछा गया है, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज. तो हम क्या कहेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट C जो हमने एक्सटर्नली दी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, मिला के क्या होनी चाहिए सर, जीरो होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस. तो वो क्या आ जाएगी बोलो, क्योंकि इसकी फील्ड क्या है, क्यू चार्ज की फील्ड क्या है C पे, तो आप बोलोगे के क्यू बाय, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5r है ना, तो के क्यू बाय 5r होल स्क्वायर, और आगे क्या लगा देंगे, माइनस आई कैप. इतना आप समझते ही हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से वो लेफ्ट की तरफ है, यानी इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही राइट की तरफ आ जानी चाहिए. कितनी, के क्यू बाय 25r स्क्वायर आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस राइट की तरफ है, दिख ही रहा है राइट की तरफ है, प्लस धक्का देगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा. तो ये कहानी हो गई आधी तो खत्म. अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस, है ना, एट A. अच्छा, A कैसा पॉइंट है, जो दिख ही रहा है आपको, यहां से कितनी दूरी पे, 4.5r, यानी आप उसको लिख सकते हो चाहो तो 9r/2. कितने डिस्टेंस पे है, 9r/2. तो फिर से वही लॉजिक खेलिए A के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस. तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे सर वो होगी के क्यू बाय 9r/2 का होल स्क्वायर, और फिर से माइनस आई कैप, और एक माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4kq बाय 81r स्क्वायर आई कैप. तो ये तो बहुत ही इजी था. यानी सर आप क्या कहना चाहते हो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस की निकालनी हो तो आप तो बस सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए जो एक्सटर्नली नेट मिल रही है, और आप उसको माइनस कर दीजिए तो इंड्यूस्ड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. चलो अब पोटेंशियल की बात करते हैं. क्वेश्चन आएगा कि भाई पोटेंशियल बताओ C पे नहीं A पे सिर्फ, पर मैं C की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि A पे पोटेंशियल निकालने का रास्ता C के थ्रू ही जाएगा. क्यों ऐसा कह रहा हूं, समझना ध्यान से. प्लस माइनस यहां पे रीअरेंज हो रखा है, सोचो, यानी माइनस A के तो पास है, प्लस से दूर है. यानी अगर अभी मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूं कि यार इन चार्जेस की वजह से, इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से A पे पोटेंशियल नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा, तो आप बोलोगे सर A पॉइंट कहीं ना कहीं नेगेटिव के जोन में ज्यादा है, पॉजिटिव से थोड़ा दूर है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बनेगा. ऐसे ही मैं पूछूं सिर्फ इंड्यूस चार्जेस की वजह से C पे पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, तो आप बोलोगे सर जीरो बनेगा. क्यों जीरो बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस कितना भी इधर हो जाए उधर हो जाए,
है तो शेल पे ही, तो सेंटर से उनकी दूरी तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो क्योंकि ये स्केलर है तो सबका KQ/R जब आप ऐड करोगे तो वो तो जीरो ही आएगा ना। यानी क्या ये कहा जा सकता है कि पोटेंशियल एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज जीरो? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो फिर नेट पोटेंशियल एट C कितना हो गया, या टोटल पोटेंशियल एट C कितना हो गया? तो पोटेंशियल एट C ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड की वजह से तो C पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस माइनस बराबर दूरी पे है C से। तो फिर एक्सटर्नल की वजह से ही बच जाता है, और एक्सटर्नल की वजह से वो कितना होगा, KQ/5R। कितना होगा, KQ/5R। अब आप सोचो, आपको निकालना है पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, जो आप कभी नहीं बता सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि माइनस कितना दूर है, ये प्लस कितना दूर है A से। तो आप क्या ट्रिक यूज करोगे, नेट पोटेंशियल एट A या फिर टोटल पोटेंशियल एट A इज पोटेंशियल एट A ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब पोटेंशियल एट A ड्यू टू एक्सटर्नल क्या है, ये तो आप बखूबी समझते हो, KQ/9R/2 है कि नहीं है। A पे पोटेंशियल ड्यू टू Q एक्सटर्नल चार्ज क्या है, KQ/9R/2 है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एट A जो है वो तो उतना ही होगा ना जितना पोटेंशियल एट C होगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि A और C सारे हैं तो अंदर के ही पॉइंट्स, और अंदर क्या बोला अभी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, तो पोटेंशियल क्या होता है, यूनिफॉर्म। यानी टोटल पोटेंशियल A पे आप वही लिख दीजिए जो C पे है, यानी कि कितना स्टूडेंट्स, KQ/5R। तो अब कौन बच गया जो आपको पता करना है, पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, तो आप बोलोगे KQ/5R। डायरेक्शन मत बोल देना आई कैप माइनस आई कैप, पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता, माइनस 2KQ/9R, 2KQ/9R। तो पोटेंशियल क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9 माइनस 10 यानी -10 -1 KQ/45R। क्या आ गया, पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, क्या आ चुका है आंसर, पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या आ चुका है आंसर, -KQ/45R। माइनस आना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंड्यूस चार्जेस जो हैं वो A के तो पास है, पर कहीं ना कहीं इससे बहुत दूर है, इसलिए आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -KQ/45R। तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चंस थे और कंडक्टर के बिहेवियर के भी क्वेश्चंस थे। क्या हम इससे वापस ले सकते हैं, दो बातें वापस ले सकते हैं। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज एनक्लोज लिखने के लिए हमेशा ऑब्वियसली स्मॉल पार्ट के लिए लिख के इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंडक्टर्स के बारे में क्या दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि कंडक्टर्स में चार्ज हमेशा अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाया करे, जीरो। यानी जो नेट एक्सटर्नल फील्ड है उतनी ही ऑपोजिट फील्ड इंड्यूस कर देगा और नेट फील्ड को क्या बना देगा स्टूडेंट्स, जीरो बना देगा। ये तो E की बात है। और V की बात जहां तक है तो V हर पॉइंट पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार साइड में हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाकी हम अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, सेल्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है सीखने के लिए, पर अब जैसा हम कहते हैं ना, सेकंड चैप्टर अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से भी चले, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो अब हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट इसके बाद शुरू कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, टाइम मिले तो 11th भी रिवाइज करते रहिए, और जल्दी मिलूंगा आपसे। दैट्स ऑल फॉर दिस वन, बाय बाय। If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.